चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। कल हमने इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे, आज इसमें आगे चलते हैं। तो मीनिंग हम लोग देख चुके थे ई बिजनेस और ई कॉमर्स का क्या था। आज इसके स्कोप के बारे में देखेंगे कि इसका स्कोप कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए, ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस के बाद कुछ स्कोप दिए गए हैं। स्कोप ऑफ ई बिजनेस मीन्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका क्या स्कोप है। उसके स्कोप में हमें 4 चीजें बताई गई हैं। 4 थिंग्स आर देयर। 4 थिंग्स वो कौन कौन सी हैं उसको एक बार हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? स्कोप ऑफ ई बिजनेस। फर्स्ट वन इसमें दिया गया है बेटा B2B। सेकंड वन है इसमें B2C। थर्ड वन है C2C और फोर्थ वन है इंट्रा बी। आपको देखने में थोड़े से लग रहे होंगे कि ये क्या चीज है, B2B, B2A, B2C ये कह रहा है, बट नथिंग इज दैट। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी। ये 4 थिंग्स हैं यहाँ पर। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ये शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं एक्चुअली। ये क्या है? ई बिजनेस के स्कोप की शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अगर हम इनका फुल नेम जान लें तो इसका मीनिंग समझना भी हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहली बात, B2B मीन्स यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बिजनेस टू बिजनेस। ऑनलाइन अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और 2 बिजनेसमैन आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये भी एक बिजनेसमैन है और ये भी एक बिजनेसमैन है। हो सकता है कि ये रिटेलर है और ये होलसेलर है, ठीक, या ये होलसेलर है, ये रिटेलर है। ये कंपनी है, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, ये होलसेलर हो सकते हैं। मीन्स दैट दोनों का जो मेन पर्पस है वो गुड्स को परचेज करके आगे प्रॉफिट मेकिंग पर प्रॉफिट अर्न करके उसको आगे दोबारा से क्या करना है, गुड्स को सेल करना है। दोनों का ही मेन ऑब्जेक्टिव ये है। दोनों ही पर्सन बिजनेसमैन है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये उस चीज का रॉ मटेरियल का जो है सेलर है और ये उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके क्या करता है, आगे देन सेल करता है दोनों बिजनेसमैन ही। दोनों उस गुड्स के फाइनल कंज्यूमर नहीं है। ये कंज्यूमर जो उस पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करते हैं। कस्टमर में और कंज्यूमर में डिफरेंस है बेटा, इस चीज को यहाँ पर हम देखेंगे। एक होते हैं कस्टमर, ठीक, और एक है कंज्यूमर। कस्टमर कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन को भी हम कस्टमर कह सकते हैं। जो सपोज कीजिए कि हमारा जो काम है, हमारे यहाँ पे शुगर मिल है, हमारे यहाँ चीनी बनती है, तो शुगर बनाने के लिए हमें क्या परचेज करना पड़ेगा? गन्ना परचेज करना पड़ेगा। तो जब हम शुगर केन गन्ने को परचेज करेंगे तो हम क्या है, शुगर केन की गन्ने के कस्टमर है, राइट। हम उससे क्या है, कस्टमर। इट मीन्स दैट हम उसके कंज्यूमर नहीं है गन्ने के। कंज्यूमर को कब होंगे? जब हम उस चीज को खुद कंज्यूम करेंगे, हम उसको यूज करेंगे। हम उस गन्ने के, उस शुगर कैन के क्या है, कस्टमर हैं। अब हमने क्या बनाई, उस गन्ने से जो है, शुगर केन से हमने गन्ना अपनी शुगर बनाई। शुगर बना के हमने उसे मार्केट में अवेलेबल कराया। मार्केट में लोग उसे परचेज करके यूज करते हैं। तो जो फाइनली गुड्स को यूज कर रहा है वो उस गुड्स का कंज्यूमर है। वो क्या है, कंज्यूमर है। तो दोनों में चीजों में डिफरेंस है। कंज्यूमर अलग होते हैं और कस्टमर की डेफिनेशन अलग है। कस्टमर, हमने कोई भी चीज परचेज की, आगे हम सेल करें ना करें, अपने पास रखें, किसी को दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज को परचेज करने वाला पर्सन कस्टमर है। कंज्यूमर कैन बी अ कस्टमर बट कस्टमर कैन नॉट बी अ कंज्यूमर। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं बेटा, 1 स्टूडेंट है। नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर आपको ये समझा रही थी, B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिजनेसमैन कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए दूसरे बिजनेसमैन से कांटेक्ट करता है और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो कम्युनिकेशन हो रही हैं, वो सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है। इन दैट केस तो हम ये कहेंगे कि जो टाइप ऑफ बिजनेस चल रहा है, जो स्कोप है, वो किसका है, B2B कॉमर्स का है।
राइट। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट इज B2C। B2C, बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस टू कस्टमर। मीन्स जब कोई एक कस्टमर किसी गुड्स को परचेज करने के लिए बिजनेसमैन से ऑनलाइन हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, और वो हमारे घर पे डिलीवरी देकर जा रहा है। एट दैट टाइम जो हमारा बिजनेस का स्कोप वहाँ पे फाइनल यूज कर रहे हैं हम, वो कौन सा है? B2C है, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक, ये भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट आते हैं C2C, कस्टमर टू कस्टमर। यहाँ पे बिजनेसमैन नहीं है, अब यहाँ पे क्या है? कस्टमर टू कस्टमर। ये तो एक तरीके से आपके अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे हो गई है यहाँ पर B2C। बट C2C क्या है? कोई भी कस्टमर ही कस्टमर को गुड सेल क्यों करेगा? वो उससे गुड परचेज क्यों करेगा? दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन क्यों होंगी? एक हमने ऐप आया था अभी कुछ टाइम पहले और अभी भी चल रहा है, वो उस ऐप का बहुत ज्यादा ऐड आता है टीवी में। उसमें क्या है कि अगर आपको अपने घर का कोई पुराना सामान सेल करना है, आप उस चीज के कस्टमर रहे हैं और आपको अपने घर का कोई पुराना सामान है, टीवी है, फ्रिज है, AC है, या आपकी पुरानी गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, आप उसकी फोटो क्लिक करके उसकी प्राइस टैग, उसकी डिटेल्स वगैरह उस पर्टिकुलर ऐप पे डाल सकते हैं, और जिस पर्टिकुलर अदर पर्सन को वो प्रोडक्ट परचेज करना होगा वो उसके बारे में डिटेल देख करके आपसे कांटेक्ट करेगा। एक ऐसा ऐप था, उसका नाम था OLX। कौन सा ऐप आया था बेटा? OLX। वो क्या था? कस्टमर टू कस्टमर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करता है और वो एक दूसरे से डीलिंग करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो B2B, B2C एंड देन C2C। एक लास्ट और है यहाँ पर, इंट्रा बी कॉमर्स के बारे में बताया गया है। इंट्रा बी का क्या मतलब है? बी का मतलब तो बिजनेस हो गया, जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं। और बिजनेस में इंट्रा मीन्स अंदर, बिजनेस के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे हम बोलते हैं ना इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर की एक्टिविटीज। ठीक, ऐसे ही इंट्रा भी है, बिजनेस के अंदर की एक्टिविटीज। जब कोई एक बिजनेस है, सपोज कीजिए ये हमारा एक बिजनेस चल रहा है, और एक बिजनेस में, एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक जगह पर बैठकर सभी लोग एक जगह बैठकर पूरी कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। तो 6 डिपार्टमेंट्स हमारी कंपनी में वर्किंग है। परचेज का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, सेल्स का, ठीक है, और HR का हो गया है, एक फाइनेंस का हो गया है हमारा डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं पब्लिक रिलेशन। मीन्स ये पब्लिक से कांटेक्ट करने का काम करता है, पब्लिक से, गवर्नमेंट से, प्रेस वालों से। तो इस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का जो काम है वो सबके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने का है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे पब्लिक है, चाहे प्रेस मीडिया वाले हैं, चाहे कस्टमर्स हैं, सबके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने का काम इसका है। इसका सेल का काम है, इसका प्रोडक्शन का, ये फाइनेंस का मैटर देखते हैं, सारे फाइनेंशियल अफेयर्स। HR जो डिपार्टमेंट है कंपनी में, वो क्या करता है, कंपनी में सभी एम्प्लॉयज का काम देखता है। मीन्स हमारे यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज की नीड है, कितनों की नहीं है, कितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हो रहे हैं, कितने ओवर बर्डन है, किनका प्रमोशन करना है, किसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, कितने हमें नए अपॉइंटमेंट करने हैं, क्या अपॉइंटमेंट पॉलिसीज होंगी, क्या प्रमोशन पॉलिसीज होगी, ये सब काम देखता है। परचेस वाला तो मैटर वगैरह परचेस करने का काम करता है। अब क्या है, इंट्रा बी कॉमर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मीन्स एक बिजनेस के इंटरनल अफेयर्स, जब किसी बिजनेस के अंदर इंटरनल एक्टिविटीज में ऑनलाइन हम यूज करते हैं। मीन्स अब इनके बीच में हमेशा ऐसा नहीं है कि ये लोग फोन पे ही कम्युनिकेट करेंगे, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ऑनलाइन होती है। मीन्स मेल किए जाते हैं, दूसरे को मेल सेंड की जाती हैं, ईमेल्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग फैक्स के थ्रू एक दूसरे को डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। जब एक ही कंपनी के 2 डिपार्टमेंट के लोग आपस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन दैट केस हम वहां पर वर्ड यूज करते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रही हूँ। जब एक ही कंपनी के 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट के लोग
क्या करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन डाटा एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। इन दैट केस वहाँ जो वर्ड और टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो कौन सी होगी, इंट्रा बी कॉमर्स होगी। मीन्स इंट्रा बिजनेस एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही है। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। वेट फॉर अ मिनट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं आज। तो इमर्जिंग मॉड ऑफ बिजनेस में ही जो अगर हम ई बिजनेस के बाद बात करें, स्कोप के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और दिया गया है जिसका डिटेल हमने कंसेप्ट कल देखा था, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। मीन्स बिजनेस के बाहर से सर्विसेज को लेना। तो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज में फर्स्ट कंसेप्ट आपको दिया गया है यहाँ पर बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब हम बिजनेस की प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए बिजनेस के बाहर से कुछ सर्विसेज को हम लोग ऑप्ट करते हैं, इन दैट केस तो उन सर्विसेज का नेचर क्या होता है, बीपीओ की नेचर क्या है। तो वैसे हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, बट अब उनको पॉइंट्स में हम क्या कर लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे। आपको लगेगा कि वही सारी चीजें हैं जो मैंने कल बताई थी जब एक बार आप इन्हें पढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें दिया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सर्विसेज होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अवेलेबल होती हैं। मीन्स बीपीओ की सर्विसेज, सपोज कीजिए कि हम अपने बिजनेस में कोई ऐसी सर्विसेज है जो लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, तो आउटसोर्सिंग मीन्स बाहर के सोर्स हैं। तो फर्स्ट नेचर भी इसका वही कहता है, इसका फर्स्ट नेचर कहता है कि ये जो सर्विसेज हैं वो हमारे बिजनेस के बाहर अवेलेबल होती है, ना कि बिजनेस के इनसाइड। हमारे बिजनेस के अंदर अवेलेबल ना होकर के सारी सर्विसेज बिजनेस के बाहर के एरिया में अवेलेबल हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है तो पेमेंट करो और इन सर्विसेज को ऑप्ट कर लो। बहुत अच्छा तरीका है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी जरूरत है हमें, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल, 4 साल, 6 साल, जितने साल बाद भी, जितने टाइम बाद, रेगुलर पीरियड पर, डेली भी अगर हमें इनकी जरूरत है तो एट दैट टाइम हमें उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करके इन सर्विसेज को अपने यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अवेलेबल होती हैं, जो बाहर के पर्सन ही इसका सारा काम देखते हैं। मीन्स हमारे कंपनी के लोगों से इसका कोई भी मतलब, कोई भी काम नहीं होता है। ठीक, हमारी कंपनी के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, वो सब अपने वर्क में एफिशिएंटली लगे हुए होते हैं। बिकॉज ऑफ हम इस सर्विसेज को बाहर से ऑप्ट कर लेते हैं तो उनका काम बल्कि कम हो जाता है। उसको भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 2, स्पेशलाइज सर्विसेज। ये जो बाहर से हम सर्विसेज ऑप्ट करते हैं, ये सर्विसेज कैसी होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं। स्पेशलाइज मीन्स, जैसे सपोज करो कल मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज कंपनी के बाहर से ली। तो बाहर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी काम करती है। अब उस एडवर्टाइजिंग कंपनी के क्या है, बाहर 50 कंपनी से कांटेक्ट उसने किए हुए हैं, 50 कंपनी के साथ उसकी कांटेक्ट है और वो रेगुलर उनके कांटेक्ट में रहती है। अब वो क्या करती है कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी का काम क्या है, वो सभी कंपनीज का डेटा कलेक्ट करके, मीन सभी कंपनी वाले उसके पास जाते हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को क्या ना करना पड़े, अपने पास एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट ना सेटअप करना पड़े, इसलिए हम उसके पास गए। हमने जाकर कहा कि हमने ये न्यू प्रोडक्ट बनाया, या अपने प्रोडक्ट में ये नया इनोवेशन किया है, या अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम ज्यादा करना चाहते हैं, इस पे डिस्काउंट देना चाहते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, ये उसकी पिक्चर है। इस पर आपको ऐड बनाना है या फ्लैक्स बनवाना है, या आपको इस पर पर्टिकुलर कोई भी एक इस तरीके से हम इसको एडवर्टाइज कराना चाहते हैं पब्लिक के सामने, जिससे लोग इसे देखकर एकदम परचेज करने के लिए रेडी हो जाएं। जैसे हम गए वैसे और भी 50 कंपनीज के लोग उनके पास आते हैं, तो उनका तो एक पर्टिकुलर यही काम है, पूरे दिन क्या बनाना, एडवर्टीजमेंट रेडी करना। तो उनके पास तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, एक मशीन है उनके पास, फ्लैक्स बनवा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के एक्टर एक्ट्रेस है उनके पास, पर्टिकुलर वो उनसे क्या कराते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं, उनकी शूटिंग करते हैं। तो उनका पर्टिकुलर क्या है, काम है। हम क्या करा सकते हैं, उन लोगों से एडवर्टीजमेंट कराते हैं। तो दे आर द स्पेशलाइज्ड इन द वर्क, वो लोग अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं। उनका केवल एक ही काम है
क्या करने का, एडवर्टीजमेंट करने का। सोचिए अगर हम अपनी कंपनी में अगर एडवर्टीजमेंट करते, अपने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट सेटअप करते, इन दैट केस तो क्या हम इतना स्पेशलाइज हो पाते उसमें? हमें तो साल में 1-2 बार एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत पड़ती बस। क्या इतनी एफिशिएंसी आ पाती हमारे मैनेजर्स में? नहीं आ पाती। और जो फिक्स्ड हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना पड़ता वो अलग, और कितना ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती वो कंपनी की वेस्टेज अलग जाती। जबकि वहां क्या है, वो एक दिन में इतनी सारी कंपनियों का एडवर्टीजमेंट करते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर वर्क, सो दैट्स व्हाई वी गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन थ्रू द बीपीओ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये सर्विसेज का चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज, ये सर्विसेज का एक सस्ता सोर्स है। चीपर में सस्ता सोर्स है। अब वो क्यों है? कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको समोसा खाने का मन कर रहा है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मार्केट जाओ, 10 रुपए का समोसा खरीदा और खा लिया, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, घर में मैदा परचेज करके लेकर आ रहे हैं आप। मैदा के बाद आप क्या परचेज करके लेकर, ऑयल लेकर आए, आलू लेकर आए, उनको फ्राई किया आपने, देन उसको फिल किया, फिर चटनी भी लेकर आ रहे हैं, चटनी का सामान, देन उसको बना रहे हैं। टाइम भी जा रहा है, मनी भी जा रही है। सोचिए अगर ऑयल का पैकेट भी परचेज करके लेकर आएंगे आप तो 100 से 150 के बीच में तो वही आएगा आपका, राइट। वो आपका ऑयल का पैकेट आ रहा है। आलू परचेज करके लेकर आ रहे हैं आप, तो इट मीन्स दैट कि इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा हो गया है, बट यूज कितना करना था? केवल 5 रुपए वाला। हमें तो केवल एक समोसा खाना था, 10 रुपए में काम चल सकता था, बट हमने कितना इन्वेस्ट कर दिया वहां पे? हमने वहां पर 500 का इन्वेस्ट कर दिया है, और खर्चा हमारा कितना था? 10 रुपए का था। वो तो बेस्ट ही है सिर्फ 500 रुपीज है। तो इन दैट केस जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तब हमारे लिए यूजफुल है जब हमारे पास रोज का बहुत सारा काम है, हमें रोज बहुत सारी एक्टिविटीज का एडवर्टीजमेंट करना है, हमारी बहुत सारी कंपनीज और ब्रांचेस चल रही हैं, देन इन दैट केस हम अपना खुद का एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट सेटअप कर सकते हैं। बट इफ यू आर डूइंग अ सिंगल बिजनेस और 1 or 2 बिजनेस, देन इन दैट केस इट इज ईजियर एंड इट इज, ये बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा कि आप बाहर से मीन्स बीपीओ के थ्रू, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज के थ्रू अपनी जो एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज है उसको अडॉप्ट करें। वो आपके लिए चीप भी पड़ेगा। करोड़ों रुपए अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि 1 लाख रुपए का पेमेंट उन्हें करो, 50,000 का पेमेंट करो और एडवर्टीजमेंट करा लो। वो भी मीन्स इन्वेस्टमेंट की कंपेयर में वो चीपर सोर्स है, यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें लास्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर्स। यूजर्स की एफिशिएंसी भी इससे क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब यूजर्स की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो रही है? जैसे सपोज कीजिए कि हमारी कंपनी थी और अपनी कंपनी में हमने क्या किया, एक अपने वर्क को स्मूथ चलाने के लिए हमने बाहर से एडवर्टीजमेंट करा ली। बाहर की जो एडवर्टाइजिंग कंपनी थी उनसे हमने हेल्प ली, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज का हमने यूज किया। अब क्या है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं उनका वर्कलोड कम हो गया है, वो अपना जो मेंटल लेवल है उसको और कहीं पर यूज कर पा रहे हैं, अपने माइंड को कहीं और लगा पा रहे हैं, तो उनके जो वर्क की एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। अगर सपोज कीजिए यही एडवर्टीजमेंट का काम हम अपनी कंपनी में कराते तो मैनेजर का जो माइंड है, जो हमारी कंपनी के मैनेजर्स हैं उनका माइंड डिस्टर्ब होता और उनका जो उनके माइंड में एक और टेंशन होती कि हमें इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कराना है, एक और तरफ उनका माइंड डाइवर्ट होता तो वो अच्छे प्रोडक्शन पर, अच्छी सेलिंग पर वो अपना ध्यान नहीं दे पाते। जबकि अब हमने एडवर्टीजमेंट बाहर से करा लिया तो उनका वर्कलोड थोड़ा सा कम हो गया, उनका मेंटल लेवल का स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ, तो वो लोग अपनी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज में ही दे पाएंगे, राइट। तो ये कुछ हमारे बेटा नेचर थे। कल हम इसकी नीड्स और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बीपीओ वगैरह के इसमें टाइप्स भी दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।